नमस्कार दोस्तों, पीएसआईआर के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू लिबरलिज्म के बारे में। देखो, बिल्कुल बेसिक्स के साथ हम न्यू लिबरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये तो डिटेल से जानेंगे ही लिबरलिज्म है क्या, क्यों आया, मतलब किस कंटेक्स्ट में आया, कौन सपोर्टर है, कौन क्रिटिक है, क्या इम्पैक्ट हुआ, सब कुछ जानेंगे। अभी देखो, एक लाइन में आपको बोलूं न्यू लिबरलिज्म क्या है। न्यू लिबरलिज्म ना सोसाइटी और इकोनॉमी को गवर्न करने का एक मॉडल है जिसमें फोकस इस बात पर किया जाता है कि गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो और सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया जाए। ये एक लाइन में आपको पता लग गया न्यू लिबरलिज्म है क्या। फिर से बोलता हूं, सोसाइटी और इकोनॉमी को गवर्न करने का एक मॉडल है जिसमें फोकस इस बात पर होता है कि सोसाइटी और इकोनॉमी को इस प्रकार से गवर्न किया जाए कि स्टेट की इंटरफेरेंस कम से कम हो और सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया जाए। ये एक लाइन में न्यू लिबरलिज्म मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अभी ना मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं कि किस कंटेक्स्ट में न्यू लिबरलिज्म आया था। देखो, 1929 में आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन आता है, लोगों की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, गरीबी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ना कीन्स की थ्योरी निकल के आई थी। कीन ने यह बोला था कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी ना, मतलब ज़्यादा वेलफेयर पॉलिसीज चलाएगी, ज़्यादा खर्चा सरकार करेगी, तो इससे डिमांड जनरेट होगी। अगर डिमांड जनरेट होगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। मतलब कीन्स जो हैं वो इकोनॉमी में स्टेट के इंटरफेरेंस की बात करते हैं। कीन बोलते हैं कि स्टेट जो है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकता है। तो देखो, इस थ्योरी के आधार पर 1929 के बाद यानी ग्रेट डिप्रेशन के बाद में बहुत सारे देशों ने वेलफेयर पॉलिसीज को चलाना स्टार्ट किया, गरीबी को खत्म करने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। अब देखो, अगर ऐसा करना है, मतलब वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, तो इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। और विभिन्न गवर्नमेंट्स ने ना जो वेलफेयर स्कीम्स को चला रही थी, उन्होंने ना टैक्स ज्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया अमीर लोगों पर। टैक्स लगाएंगे ज्यादा तभी तो रेवेन्यू इकट्ठा होगा ना, और उसी रेवेन्यू से स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी। सीधा सा कंसेप्ट है। लेकिन देखो, अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने कोई स्कीम चलाई जनता को लुभाने के लिए, जैसे हमारे देश में होता है, फ्री बिजली दी जाएगी, सोने की चैन दी जाएगी, जीत गए इलेक्शन तो कुकर दिया जाएगा, वॉशिंग मशीन दी जाएगी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ऐसा करना स्टार्ट कर दिया और डिमांड भी, मतलब स्कीम्स का लेवल भी बढ़ता गया बढ़ता गया। अब देखो, एक लेवल के बाद ये सस्टेनेबल नहीं है ना, सब कुछ आप फ्री में बांट दोगे। तो आज देखो श्रीलंका की जो हालत हो रही है, श्रीलंका की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, तो वैसी ही सिचुएशन हो जाएगी, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चला दोगे। ऊपर से देखो, वेलफेयर स्कीम्स में प्लानिंग में करप्शन भी काफी ज्यादा होता है। तो ये दिक्कतें सामने आई इस मॉडल में, पॉजिटिव लिबरलिज्म के मॉडल में ये सारी दिक्कतें सामने आई। तभी ये नया मॉडल इमर्ज होकर आया था न्यू लिबरलिज्म का, कि भैया ये वेलफेयर जो स्कीम्स है ना, इसका कंसेप्ट बंद करो, स्टेट का इंटरफेरेंस बंद करो, स्टेट का काम होना चाहिए सिर्फ एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दो, मार्केट डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं करना है। वो सारी चीजें फिर से आने लगी और उन्हीं चीजों को कहा जाता है न्यू लिबरलिज्म। अब आपको कंटेक्स्ट पता लग गया किस कंटेक्स्ट में आया था न्यू लिबरलिज्म। थोड़ा अब टेक्निकल भाषा में समझ लेते हैं। ये तो हमने लेमन टर्म्स में समझा ताकि आपके दिमाग में एकदम स्टोरी प्रिंट हो जाए। लेकिन आंसर्स में क्या लिखना है? आंसर्स में यह लिखना है कि 1929 के ग्रेट रिसेशन के बाद में जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज होकर आया था ना, वो वेलफेयर स्टेट देखो नैनी स्टेट बन गया। नैनी स्टेट मतलब विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने इतने वादे कर लिए, इतनी स्कीम्स चला ली कि बस यूं कहा जाने लगा कि बस आप जन्म ले लो एक बार, उसके बाद तो स्टेट आपकी पूरी केयर करेगा जब तक कि आपकी डेथ नहीं हो जाती। जैसे देखो, नैनी होती है ना, नैनी छोटे बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, उसी प्रकार से स्टेट आपका पूरा ध्यान रखेगा। ऐसा होने लगा वेलफेयर स्टेट में। ऐसा करते करते देखो, स्टेट जो है ना वो सोशलिज्म के मॉडल के करीब चला गया।
अब देखो, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या दोनों एक ही समय पर सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कॉन्ट्राडिक्शंस आने लगी। विभिन्न देशों में जिन्होंने इस मॉडल को अपनाया था वेलफेयर स्टेट का, इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब होने लगी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगा। तभी ये टीना फैक्टर निकल के आया। टीना फैक्टर एक स्लोगन है जो उस समय की ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के द्वारा दिया गया था। टीना मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव, मतलब कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं स्टेट को रोल बैक करने के अलावा। टीना फैक्टर यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव का मतलब यह भी है कि मार्केट इकोनॉमी बेस्ट है और सही भी है। यही सिस्टम अच्छे से काम करता है। जब सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया जाता है तभी इकोनॉमी ठीक से काम करती है। अगर स्टेट का इंटरफेरेंस रहता है, जैसे कि वेलफेयर स्टेट के दौरान था, तो फिर चीजें खराब होने लगती हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाएगी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, इकोनॉमीज कोलैप्स होने लगेंगी। तो ब्रिटेन की उस समय प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। तो इनकी लीडरशिप में ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना जो न्यू लिबरल रिफॉर्म्स लेके आया, यानी वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट से दूर चला गया, स्टेट को रोल बैक किया गया, स्टेट की मार्केट में इंटरफेरेंस कम से कम की गई। बाद में जब यूएसए के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, इनकी लीडरशिप में यूएसए भी नियो लिबरलिज्म के करीब चला गया। और हाईएस्ट पॉइंट देखो नियो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी का, नियो लिबरलिज्म इकोनॉमिक और सोसाइटी के मॉडल का तब आया 1990s में, जब आईएमएफ के द्वारा वो देश, वो डेवलपिंग कंट्रीज जिनमें क्राइसिस चल रहे थे, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी क्राइसिस चल रहे थे 1990s में, आपको याद होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो इंडिया जैसे काफी सारे डेवलपिंग कंट्रीज में उस समय क्राइसिस चल रहे थे, और इन देशों में आईएमएफ ने बोला कि आप वाशिंगटन कंसेंसस को अपनाओ। अब आपके दिमाग में आया होगा ये क्या है वाशिंगटन कंसेंसस? ये देखो 10 पॉइंट्स का एक डॉक्यूमेंट था, 10 पॉइंट का एक फ्रेमवर्क था जिसे अपनाने के लिए बोला गया था डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप ये अपनाओ, तब जाके आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है ना वो ठीक होगी। तो ये वाशिंगटन कंसेंसस में जो 10 पॉइंट्स है ना, वो सारे ये इसी प्रकार के हैं कि टैक्स कम कर दो, स्टेट की इंटरफेरेंस कम से कम कर दो, फर्म्स को, जो सरकारी फर्म्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दो। यही सब चीजें हैं जो अभी आगे आएगा। अब आप समझ गए किस कंटेक्स्ट में नियो लिबरलिज्म का मॉडल इमर्ज होकर आया था। अगर एसेंस में बोलूं, बिल्कुल ब्रीफ में समराइज करूं, वेलफेयर स्टेट जो इमर्ज होकर आया था ना, वेलफेयर स्टेट का मॉडल 1929 के ग्रेट रिसेशन के बाद में, ये अनसस्टेनेबल हो गया, क्योंकि स्टेट से एक्सपेक्ट किया जाता था कि सारे जो फंक्शंस है वो स्टेट ही परफॉर्म करेगा, इवन कमा के भी स्टेट देगा। तो कोई कंसेप्ट ही नहीं रह गया था सोशलिस्ट स्टेट में और वेलफेयर स्टेट में। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा करते करते वो देश सोशलिज्म के मॉडल के करीब चले गए थे, और सोशलिज्म कैपिटलिज्म एक ही समय में दोनों मॉडल सर्वाइव नहीं कर सकते। स्टेट ने नैनी स्टेट का जो रोल है वो एज्यूम कर लिया था कि आप जन्म ले लो, बस पालने से कब्र तक सारा ख्याल हम ही आपका रखेंगे। तो इस प्रकार से देखो, हमने स्टोरी तो जान ली किस कंटेक्स्ट में नियो लिबरलिज्म का मॉडल जो है वो इमर्ज होकर आया था। लेकिन अब डिटेल से ये जानते हैं नियो लिबरलिज्म है क्या। इसका मतलब है रोलिंग बैक द स्टेट, मतलब स्टेट को वापस ले जाना, मार्केट में स्टेट के इंटरफेरेंस को कम करना। अब देखो, स्टेट अगर काम नहीं करेगा तो उस वैक्यूम को कौन फील करेगा? उस वैक्यूम को फील करेगी प्राइवेट सेक्टर। जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में आए, उसके बाद बहुत सारी जो सरकारी फर्म्स हैं, पीएसयूज हैं, उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया था। पहले लाइसेंस राज था, उसको भी खत्म कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन भी आया। एलपीजी का मतलब ही ये है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस मिलना आसान हो गया, प्राइवेटाइजेशन मतलब जो सरकारी फर्म्स थी उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, बहुत सारी फर्म्स को, पीएसयूज को। ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर से एफडीआई वगैरह आना आसान हो गया, ट्रेड ज़्यादा होने लगा। सरकार मतलब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो नियो लिबरलिज्म का सिंपल मतलब है रोलिंग बैक द स्टेट, और जो वैक्यूम क्रिएट होगा स्टेट के पीछे हटने से, उसको फिल किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। नियो लिबरलिज्म को कई बार नियो क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि देखो पॉजिटिव लिबरलिज्म से पहले जो क्लासिकल लिबरलिज्म का मॉडल था ना, उसी के काफी सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं नियो लिबरलिज्म में भी। इसी वजह से नियो लिबरलिज्म को नियो क्लासिकल लिबरलिज्म भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है क्लासिकल लिबरलिज्म का।
क्लासिकल लिबरलिज्म में भी तो यही बातें बोली जाती थी ना, स्टेट का रोल सिर्फ नाइट वॉचमैन का है, सिर्फ स्टेट का रोल इतना है ये देखना कि कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा ना करे, स्टेट का रोल रेफरी का है, उससे ज्यादा नहीं है, स्टेट कम से कम इंटरफेयर करे, कोई गड्ढे में पड़ा है शराब पीकर तो उसे पड़े रहने दो, यही सब बातें तो क्लासिकल लिबरलिज्म के द्वारा बोली जाती थी। तो नियो लिबरलिज्म के द्वारा भी यही बोला जाता है कि स्टेट इंटरफेयर ना करे, तो इसीलिए नियो लिबरलिज्म को कह दिया जाता है कि ये क्लासिकल लिबरलिज्म का अपडेटेड मॉडल है, खास करके क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। नियो लिबरलिज्म की बेसिक थीम यह है कि इकोनॉमी सबसे बेस्ट तब काम करती है जब इसे सरकार के द्वारा अकेला छोड़ दिया जाता है, मतलब मार्केट के भरोसे जब सब कुछ छोड़ दिया जाता है ना, तब इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से काम करती है। नियो लिबरलिज्म वाले एटोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म की फिलोसफी में विश्वास रखते हैं। देखो, एटोमिज्म एक ऐसा बिलीफ है कि सोसाइटी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल से बनी हुई है, जो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, और इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंट है, उसको सोसाइटी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नियो लिबरलिज्म वालों का यह मानना है मार्केट देखो अगर अनरेगुलेटेड है तो इससे एफिशिएंसी आती है, ग्रोथ आती है, प्रोस्पेरिटी आती है, लेकिन अगर स्टेट का इंटरफेरेंस होता है तो इससे एंटरप्राइजेस डिस्करेज होती हैं, टैक्स ज्यादा लगाती है सरकार पॉजिटिव लिबरलिज्म के मॉडल में, तो कंपनियों के पास ना काम करने का मोटिवेशन नहीं रहता। शॉर्ट में बोले तो नियो लिबरलिज्म की फिलोसफी ये है मार्केट अच्छी है, स्टेट बेकार है, स्टेट खराब है। जो की यानी इंपॉर्टेंट नियो लिबरलिज्म की पॉलिसीज हैं वो इस प्रकार से हैं, प्राइवेटाइजेशन लेके आओ, सरकार खर्चा कम से कम करे, सरकार टैक्स कट करे, और सरकार डीरेगुलेशन करे यानी कम से कम रेगुलेशन करे। नियो लिबरलिज्म को काफी बार ना मार्केट फंडामेंटलिज्म के साथ में इक्वेट किया जाता है। मार्केट फंडामेंटलिज्म मतलब पूरी तरह से मार्केट मैकेनिज्म में विश्वास, मतलब ऐसा विश्वास, मार्केट फंडामेंटलिज्म का मतलब यह है कि ऐसा मानना कि मार्केट सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो या फिर सोशल प्रॉब्लम्स हो, सबको मार्केट अपने आप दूर कर देगी। तो इस प्रकार से हमने ये जान लिया कि नियो लिबरलिज्म है क्या। उससे पहले हमने ये जान लिया किस कंटेक्स्ट में आया था। स्टोरी आप पूरी समझ गए। तो अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कब आया? 1970s में आया। पहले मार्गरेट थैचर ये यूके की प्रधानमंत्री थी, तो उस समय यूके में आया। उसके बाद यूएस में आया जब रोनाल्ड रीगन यूएस के प्रेसिडेंट थे। 1990s में ये पीक पर पहुंचा जब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में काफ़ी सारी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज शोक में थी ना, तो उनको शोक थेरेपी दी गई थी। शोक में मतलब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उनको शोक थेरेपी दी गई थी। उनको बोला गया था कि आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम अपनाइए। आईएमएफ का ये प्रोग्राम था। इसमें आईएमएफ ये सब बोलता है जैसे फिजिकल डेफिसिट को कम कीजिए, वेलफेयर स्कीम्स कम चलाइए, टैक्स कम कीजिए, प्राइवेटाइज कीजिए, लिबरलाइज कीजिए, ये सब चीज़ें आती हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में, जो इंडिया को भी अपनाने के लिए बोली गई थी और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को भी। WTO इस्टेब्लिश हुआ 1995 में। ये भी एक प्रकार से न्यू लिबरलिज्म के एक्सेप्टेंस का पीक पॉइंट था। और देखो, जो वाशिंगटन कंसेंसस का डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया था ना आईएमएफ के द्वारा, उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपको किसी को न्यू लिबरलिज्म समझाना हो ना कि इकोनॉमी को गवर्न करने का मॉडल जो है बस न्यू लिबरलिज्म, उसमें क्या है, उसमें ये सब है। फिजिकल डेफिसिट को कम करो, प्रो इंडस्ट्रियल टैक्स रिफॉर्म्स लेके आओ, सब्सिडीज में मतलब अंधाधुंध जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो कम करो, सिर्फ प्रो ग्रोथ सब्सिडीज दो, इंटरेस्ट रेट मार्केट डिटरमाइंड होने चाहिए, एक्सचेंज रेट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, ट्रेड को लिबरलाइज करो, टैरिफ को कम करके मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये ज़्यादा मत लगाओ, एफडीआई को प्रमोट करो, पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट करो, और स्टेट का जो कंट्रोल है उसे कम से कम करो, स्टेट कम से कम चीज़ों को रेगुलेट करे। सबसे लास्ट में प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो। यही सब चीज़ें तो अपनाई थी इंडिया ने 1990s में एलपीजी रिफॉर्म्स में। तो यही चीज़ें हैं वाशिंगटन कंसेंसस में, जो बेस है एक प्रकार से न्यू लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी का, न्यू लिबरलिज्म की फिलोसफी का। अब देखो, एक क्वेश्चन ये इसके बाद इमर्ज होकर आता है, न्यू लिबरलिज्म
फिलोसफी की फिर अप्रोच क्या है, मतलब इस आइडियोलॉजी की क्या अप्रोच है पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए। मतलब कि जैसे 1929 में ग्रेट रिसेशन आया था, उसके बाद गरीबी बहुत बढ़ गई थी, तभी तो फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म का मॉडल इमर्ज होकर आया था ना कि स्टेट वेलफेयर पॉलिसीज चलाए, इससे गरीबी कम होगी। लेकिन स्टेट को तो आपने मना कर दिया नियो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में कि स्टेट कुछ नहीं करेगा, स्टेट अंधाधुंध सब्सिडी नहीं बांटेगा, तो फिर गरीबी आ जाएगी। तो फिर गरीबी को कैसे एड्रेस किया जाएगा अगर सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी। इसके लिए नियो लिबरलिज्म क्या बोलता है, इसके लिए नियो लिबरलिज्म के द्वारा बोला जाता है ट्रिकल डाउन अप्रोच। अब ये ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या है? ट्रिकल डाउन अप्रोच में ये होता है, देखो जैसे मान लीजिए सरकार ने टैक्स कम किए, मान लीजिए हमारे इंडिया में भी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया, पहले 30% था घटा के 25% कर दिया। तो सरकार की ये सोच है अगर आप टैक्स को कम करोगे ना तो अमीर लोग जो हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप वाले जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, वो पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे मतलब ज़्यादा फैक्ट्रीज ओपन करेंगे, ज़्यादा फैक्ट्रीज ओपन करेंगे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो मार्केट में जाके खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो और नई फैक्ट्रीज लगेंगी, तो सबको फायदा होगा, सिर्फ अमीर लोगों को फायदा नहीं होगा। अगर अमीर लोगों के ज़्यादा पैसे बनते हैं, अमीर से लेकर गरीब तक सबको फायदा होगा, क्योंकि वो फर्दर इन्वेस्ट करेंगे ना। ये सरकार की सोच है, मतलब अमीर लोगों को पैसा मिलेगा तो उसका जो इफेक्ट है वो ट्रिकल डाउन भी होगा, सभी तबकों को मिलेगा। तो ये बात बोलते हैं नियो लिबरलिज्म वाले कि आप टैक्स वगैरह कम करोगे तो उसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन होगा, सिर्फ अमीर लोगों को नहीं होगा, उसका फायदा गरीब लोगों को भी होगा। अमीर लोगों को जो फायदा होगा वो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन हो जाएगा। कई बार देखो एक बेसिक डिफरेंस पूछ लिया जाता है, क्लासिकल लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो बहुत सारी चीजें तो सेम है, एक चीज जो डिफरेंट है ना, क्लासिकल लिबरलिज्म स्टेट पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं जितना कि नियो लिबरलिज्म वाले फोकस करते हैं। जैसे नियो लिबरलिज्म वाले तो मार्केट फंडामेंटलिज्म में विश्वास रखते हैं कि सब कुछ आप मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट सारी सोसाइटी की और इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं अपने आप एड्रेस कर देगी। लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म वाले यूं तो बोलते हैं कि स्टेट का रोल नाइट वॉचमैन का है, लेकिन वो मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब बात करें न्यू लिबरलिज्म के फिलोसफर्स कौन कौन से हैं। ये सारे न्यू लिबरलिज्म के फिलोसफर्स हैं, जैसे देखो हाइक, नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और मुरे रोथबार्ड। इनका नाम आपको लिखना है। थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। जो हाइक हैं ये देखो न्यू लिबरलिज्म के फादर हैं। ये प्लानिंग के बहुत ज़्यादा क्रिटिक हैं, मतलब ये प्लानिंग को बहुत ज़्यादा गलत मानते हैं। जैसे हमारे देश में भी वो 5 ईयर प्लान नहीं बनता था, उस प्रकार की प्लानिंग होती है, ये उसके खिलाफ हैं। इवन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है 10 साल के लिए, उसके भी खिलाफ हैं। ये बोलते हैं, हाइक प्लानिंग के बारे में बोलते हैं ये रोड टू सर्फडम है। जैसे देखो फ्यूडलिज्म के समय सर्फ्स और लॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे। सर्फ्स मतलब पीजेंट्स, जो एक प्रकार से गुलाम हुआ करते थे, मतलब उनके पेरेंट्स भी उसी खेत में काम कर रहे हैं, वो भी उसी खेत में काम कर रहे हैं। तो हाइक का मानना यह था कि सरकार प्लानिंग करती है ना, तो एक प्रकार से रास्ता तैयार हो जाता है सर्फडम का। इनकी बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। एक और बुक भी इन्होंने लिखी थी, आगे आएगा अभी। इनके अनुसार सोशल जस्टिस ना मिराज है। जैसे आपने देखा होगा सरकार काफ़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है गरीब लोगों के लिए। इवन हमारे देश में जो रिजर्वेशन है उन सब के बारे में ये बोला जाता है ये सोशल जस्टिस है, मतलब समाज में हम जस्टिस इंश्योर कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए स्कीम चलाकर। लेकिन हाइक बोलते हैं ये सोशल जस्टिस कभी नहीं आएगा, ये सिर्फ एक मिराज है, ये अनअचीवेबल है, ये अचीव किया ही नहीं जा सकता। स्टेट ना सोशल जस्टिस के नाम पर ना पावर इकट्ठा कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा सरकार काफी सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, तो उन स्कीम को चलाने के चक्कर में सरकार बहुत ज्यादा पावर नहीं इकट्ठा कर लेती। तो हाइक बोलते हैं ये सोशल जस्टिस कभी नहीं अचीव किया जा सकता। इसके चक्कर में ना इसके नाम पर सरकार अपने पास पावर हथिया लेती है जिसका मिसयूज करती है। और जस्टिस जो है ना वो तो एक पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि स्टेट का। सरकार जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है, जैसे जो पर्सन जितना ज्यादा कमाएगा उसके ऊपर जो टैक्स है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे देखो आज के समय में हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, जो 0 से 5 लाख के बीच में कमाता है नो टैक्स,
उसके बाद जो 5 से 10 के बीच में कमाता है 20% टैक्स, जो 10 लाख से ज्यादा कमाता है उसके ऊपर 30% टैक्स, और उसके ऊपर भी जो 1 करोड़ से ज्यादा कमाता है वो टैक्स तो देगा ही, लेकिन उसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है, सेस भी लगता है एक्स्ट्रा। फिर 5 करोड़ से ज्यादा जो कमाता है उसके ऊपर और सरचार्ज और सेस लग जाता है। तो जैसे जैसे जो जितना कमाएगा उतना ही ज्यादा उसका टैक्स बढ़ता जाएगा। इसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो हाइक इसके बारे में बोलते हैं ये बॉन्डेड लेबर है, मतलब आप एक प्रकार से सरकार के लिए काम कर रहे हो, खुद के लिए काम नहीं कर रहे हो। मतलब ज्यादा कमा रहे हो तो आप सरकार को ज्यादा टैक्स दोगे, तो आप गुलाम हुए, आप तो जैसे बंधुआ मजदूरी आपसे सरकार करवा रही है, तो वैसी बात हो गई। इसके बाद हाइक ये भी बोलते हैं अगर देखो कोई पर्सन गरीब है तो इसमें अमीर आदमी का क्या दोष है ना। कोई पर्सन गरीब है तो उसका ये बैड लक है, उसका लक खराब है जिसकी वजह से वो गरीब है, लेकिन इसमें अमीर आदमी का तो कोई दोष नहीं है ना कि वो ज्यादा टैक्स दे। स्टेट को मार्केट में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्लानिंग तो फेल होगी ही, कितने ही एक्सपर्ट जो हैं वो प्लानिंग कर लें, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स बाद में इमर्ज होकर आते हैं जिस पर किसी का कोई बस नहीं होता। जैसे देखो कोविड-19 की महामारी आ गई, इस पर किसी का बस था क्या? कोई मान लीजिए डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गया, इस पर किसी का बस चलता है? नहीं चलता। तो हाइक बोलते हैं कितने भी एक्सपर्ट्स अच्छे से प्लानिंग कर लें, वो प्लानिंग अच्छे से होगी ही नहीं, वो फेल हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो बाद में इमर्ज होकर आएगा। वो मार्केट को ना, हाइक मार्केट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंपेयर करते हैं। जैसे देखो हमारे दिमाग में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें कैपेसिटी होती है एकदम से लाखों करोड़ों मैसेजेस को एक ही समय में इंटरसेप्ट करने की, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। उसी प्रकार से मार्केट भी ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह है। मार्केट सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर देगी, सब कुछ मार्केट पर छोड़ दो। हाइक बोलते हैं अमीर लोगों को फोर्स करने के बजाय कि वो ज्यादा टैक्स दें, स्टेट को ना अमीर लोगों को ना इंस्पायर करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप चैरिटी करें। उन पर टैक्स लगाने के बजाय उनको बोलना चाहिए कि आपने ज्यादा पैसा कमाया है तो आप चैरिटी में दीजिए, टैक्स मत लीजिए, उनको एनकरेज कीजिए, आप ज्यादा दान दो। स्टेट जो पैसा लेती है ना जस्टिस के नाम पर, लेकिन वो पैसा कभी टारगेट सेक्शंस तक पहुंचता ही नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स बीच में खा जाते हैं। आप देख लीजिए हमारे देश में कितना करप्शन है, हमारे देश में कितनी ब्लैक इकोनॉमी देखने को मिलती है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट भी है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया था, जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई। तो हाइक ये बोलते हैं जस्टिस के नाम पर रेवेन्यू इकट्ठा करना सरकार के द्वारा अमीर लोगों पर टैक्स लगा के, इससे इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी आती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो पैसा खा जाते हैं, करप्शन कर जाते हैं, और टारगेटेड सेक्शंस के पास में कभी पैसा पहुंचता ही नहीं। जैसे राजीव गांधी ने एक बात बोली थी कि 100 रुपया अगर सेंटर से जाता है तो गरीब आदमी के पास में सिर्फ 15 रुपए पहुंचते हैं। मतलब उन्होंने 1 रुपए के हिसाब से बोला था, 1 रुपया हम भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसे गरीब पर्सन के पास में पहुंचता है। तो हाइक जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी के कंसेप्ट के अगेंस्ट हैं। पॉजिटिव लिबर्टी में ये सब चीजें आती है ना कि स्टेट कैपेबिलिटी को इंक्रीज करे, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू हेल्थ, ये सब प्रोवाइड करके। तो हाइक के अनुसार लिबर्टी का मतलब सिर्फ इतना है, कोअर्जन का अभाव, कि स्टेट कम से कम इंटरफेयर करे, स्टेट कम से कम कोर्स करे लोगों को टैक्स देने के लिए, कम से कम फोर्स करे। लास्ट में कुछ और बातें, उनकी बुक का नाम है, एक और बुक जो मैं आपको बोल रहा था आगे आएगी, वो है रोड टू सर्फडम, ये 1944 में आई थी। हाइक देखो इंडिविजुअलिज्म में भी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, मार्केट ऑर्डर में विश्वास करते हैं, सोशलिज्म के क्रिटिक हैं, और इनकी जो बुक आई थी ना रोड टू सर्फडम, इसमें वो लेजर फेयर स्टेट का डिफेंस करते हैं। लेजर फेयर स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जिसमें मार्केट का बोलबाला है, स्टेट के इंटरफेरेंस कम से कम है। और इन्होंने देखो ये भी कहा था अपनी इस बुक में रोड टू सर्फडम में कि अगर स्टेट इकोनॉमिक इंटरवेंशन करता है ना, मतलब इकोनॉमी में इंटरवेंशन करता है, तो ये एक प्रकार से टोटलिटेरियनिज्म के समान है। वैसे देखो टोटलिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में इंटरफेयर करना। तो हाइक भी ये बोलते हैं अगर स्टेट इकोनॉमिक इंटरवेंशन करता है तो ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिटली मतलब इनडायरेक्टली टोटलिटेरियनिज्म के समान है। बाकी ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो अब अगले जो थिंकर हैं, सेकुलर हैं, जिन्होंने न्यू लिबरलिज्म को प्रमोट किया, वो है रॉबर्ट नोजिक। इनकी बुक का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इन्होंने देखो ये कहा था, मिनिमल स्टेट जो है, मतलब स्टेट सिर्फ मिनिमम फंक्शंस प्रोवाइड करे, ये चीज ना सिर्फ इंस्पायरिंग है बल्कि सही भी है। तो इनका कोट याद रखिएगा, आंसर्स में लिखने के काम आएगा। ही सजेस्टेड मिनिमल स्टेट इज इंस्पायरिंग एज वेल एज राइट। वो नाइट वॉचमैन स्टेट के कंसेप्ट को रिव्यू करते हैं। नोजिक ना लोक से इन्फ्लुएंस्ड है और ये बोलते हैं, जैसे लोक ने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में काफी कुछ बोला था ना, तो इन्होंने भी लोक की फिलोसफी पर चलते हुए बोला कि इंडिविजुअल्स का जो प्रॉपर्टी राइट्स है ना, उसको स्ट्रिक्टली अपहेल्ड करे स्टेट, मतलब लोगों की जो प्रॉपर्टी का अधिकार है उसकी सुरक्षा करे। अगर देखो प्रॉपर्टी को सही तरीके से परचेज किया गया है, सही तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर किया गया है, तो फिर उस प्रॉपर्टी के राइट को जरूर प्रोटेक्ट करे स्टेट। यही बातें तो लोक ने बोली थी। इंटरकनेक्ट कीजिए, उनका ये फेमस काम है, जैसा हमने डिस्कस किया, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इसमें वो वेलफेयर और रीडिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव लिबरलिज्म में वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज होकर आया था ना, वेलफेयर स्कीम्स स्टेट चलाने लगा था, वो इस कंसेप्ट का विरोध करते हैं। स्टेट जो अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने लगा था और उस पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट करता था स्कीम्स के माध्यम से, उसको रिजेक्ट करते हैं रॉबर्ट नोजिक। वो बोलते हैं स्टेट मिनिमम फंक्शंस परफॉर्म करे जो जरूरी है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, टैक्स कम से कम लगाए। नोजिक ये भी बोलते हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट है ना, टैक्स इकट्ठा करना और फिर बांटना स्कीम्स के माध्यम से, ये न्यूट्रल नहीं है। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो बॉन्डेड लेबर के समान है, बंधुआ मजदूरी। वही बात जो हाइक ने बोली थी, सोशल जस्टिस का आइडिया गलत है। सोसाइटी में इनकम और वेल्थ बांटना गरीब लोगों में, ये आइडिया गलत है। अगर कोई गरीब है तो अपने लक की वजह से है, तो इसमें अमीर लोगों का दोष नहीं है कि उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट सेकुलर है मिल्टन फ्रीडमैन। इनकी बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इन्होंने ये कहा था, लिबर्टी अगर इंश्योर करनी है ना, तो कैपिटलिज्म का आना जरूरी है। ये देखो, ना सिर्फ मार्केट के लिए फ्रीडम सजेस्ट करते हैं, बल्कि ये भी बोलते हैं मार्केट इज एसेंशियल फॉर फ्रीडम। आसान शब्दों में बात करें तो ये देखो, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो वेलफेयर स्कीम्स है ना, उनकी फेलियर को हाईलाइट करते हैं। जैसे सरकार बड़ी बड़ी स्कीम्स चलाती हैं, हमारे देश में भी आयुष्मान भारत स्कीम चलाई गई, फेलियर की कगार पर है। लिखना नहीं है आंसर में, सिर्फ एग्जाम्पल बताने के लिए है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स की फेलियर को हाईलाइट करते हैं। ये बोलते हैं टैक्सेशन कम से कम होना चाहिए, डीनेशनलाइजेशन होना चाहिए। डीनेशनलाइजेशन जैसे इंदिरा गांधी की सरकार में 1969 में बैंकों को नेशनलाइज कर लिया था, सरकार की ओनरशिप हो गई थी बैंकों की, तो उल्टा होना चाहिए। अगर कोई पीएसयू है तो वो प्राइवेटाइज होनी चाहिए। उन्होंने रेंट कंट्रोल, मिनिमम वेजेस, इन सब पर स्टेट के कंट्रोल को खत्म करने की बात कही। मतलब मार्केट इकोनॉमी की फंक्शनिंग में जो भी रुकावटें हैं ना, उनको खत्म करने की इन्होंने बात की। मतलब मार्केट इकोनॉमी पूरी तरह से एफिशिएंटली फंक्शन करनी चाहिए, फ्रीली फंक्शन करनी चाहिए। अगर कोई भी रुकावटें हैं, कोई भी बैरियर है, तो उनको खत्म किया जाए। उन्होंने ये बोला स्टेट का काम सिर्फ है लैंड ऑर्डर की सर्विस प्रोवाइड करना, डिफेंस एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे देखो रोड, स्ट्रीट लाइट, सिर्फ ये जरूरी काम है स्टेट का। तो फ्रीडमैन जो थे ना, मिल्टन फ्रीडमैन, ये फ्रीडम के पक्षधर थे। ना सिर्फ ये कहते थे कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, बल्कि फ्रीडम के लिए मार्केट भी जरूरी है। इनकी बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इस बुक में इन्होंने बोला कि फ्रीडम देखो तभी पॉसिबल है जब कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करेगा। जहां पे कैपिटलिज्म है वहीं पे फ्रीडम है, अदरवाइज फ्रीडम नहीं है। अब चौथे सेकुलर हैं जिन्होंने न्यू लिबरलिज्म को प्रमोट किया, उनका नाम है मुरे रोथबार्ड। ये ना पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को चोरों और लिटोरों के गैंग से कंपेयर करते हैं। ये कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस ये तो चोर लुटेरे हैं। सेंट्रल बैंक को ये लेजिस्लेटिव फ्रॉड बोलते हैं, मतलब कानून फ्रॉड कर रहा है, ये रोल है सेंट्रल बैंक का। बस इतना ही। तो ये सारे सेकुलर्स हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो। तो अभी हम हमारी डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल आगे फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि नियो लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म क्या है,
अभी तक तो हमने ये सारी बातें डिस्कस की। न्यू लिबरलिज्म आया 1990s में, तो इसके नेगेटिव रिपरकशंस क्या देखने को मिले? क्या ये सारी पॉलिसी सच साबित हुई या फिर क्या कुछ और हुआ? तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। अभी इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।